तो देखो, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किए चेंज इन कंसंट्रेशन से, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है चेंज इन प्रेशर से भी। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस है तो गैस का प्रेशर दिया हुआ होगा, तो प्रेशर के चेंज से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जैसे कोई रिएक्टेंट है, मान लो गैस, रिएक्टेंट के कौन से स्टेट में है, गैस, और प्रोडक्ट भी यहां पे गैस ही लिख देते हैं। अब टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के बजाय उस गैस का कंटेनर के अंदर प्रेशर दिया हुआ है कि 1 atm प्रेशर पे, तो प्रोडक्ट तो उस समय होगा नहीं, तो उसका प्रेशर 0 होगा। टाइम 2 सेकेंड पे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है ना, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो यहां पर क्या घटेगा, कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घट के 0.8 atm आ जाए, और इधर 0.2 atm प्रेशर प्रोडक्ट चूंकि बन गया तो वो भी प्रेशर लगाएगा। फिर कुछ समय के बाद चौथे सेकंड में ये रिएक्टेंट है कंटेनर में बंद, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब रिएक्शन हो रहा होगा, प्रेशर दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करें। तो ऐसे रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन के बजाय क्या बदल रहा है यहां पे, प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो एक यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और भी होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन atm पर सेकेंड, atm पर सेकेंड। ऑल्सो बोलेंगे सर चेंज इन प्रेशर रिएक्टेंट का लेंगे या प्रोडक्ट का, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चेंज इन प्रेशर दोनों में से किसी का ले लेंगे, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम t। रिएक्टेंट का प्रेशर, अब देखो मान लो कि फाइनली ये 0.6 atm हो गया, इनिशियल कितना था, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल प्रेशर 0.6, इनिशियल 1.0, कितना आएगा, माइनस 0.4 आएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन माइनस नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। लेकिन प्रोडक्ट में इस तरह का कोई बात नहीं होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम t। ये रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे इस डेटा में हमें 4 सेकंड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो बात सुन और समझ लो, पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR भी बोलते हैं। तो प्रेशर चेंज इन कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम t, क्या लगाने के लिए बोले, माइनस। तो माइनस रिएक्टेंट का प्रेशर फाइनल कितना है 0.6 माइनस 1.0 बाई टोटल टाइम कितना चेंज हुआ 4, तो माइनस 0.4 बराबर 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 4 बराबर 0.1 atm पर सेकेंड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन से तो निकालते ही थे,
अब यदि प्रेशर डेटा अवेलेबल है तो प्रेशर चेंज से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाएंगे। नेगेटिव साइन क्यों लगाए? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो या प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज करता है। we put a negative sign in the expression of calculation of rate of reaction from change in pressure of reactant, since rate is positive quantity। लिख दीजिए। यानी कंसंट्रेशन यदि रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का देगा तो कंसंट्रेशन चेंज से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, और यदि प्रेशर दे दिया है प्रेशर चेंज से निकाल देंगे। बाकी सब बात पुराना वाला ही फॉलो होगा। इसका डब्बा बना देना, रेट ऑफ रिएक्शन change in concentration of product by change in time t। एटीएम की जगह पे बार भी हो सकता है, एमएमएचजी भी हो सकता है। लिख दिया बड़े।
बहुत देर में लिखता है। हो गया, बना दिया, सब कुछ लिख दिया, अरे क्वेश्चन सब बना दिया। चलिए, अब जैसे कोई रिएक्शन है इन जनरल, ए प्लस बीबी होमोजीनियस गैसियस फेज का रिएक्शन है, मतलब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो इसका रेट बराबर क्या होगा? रेट बराबर कल बताएं कि माइनस डी आर बाई डी टी भी लिखते हैं रेट को, है ना, इंस्टेंटेनियस होता है तो डी आर लिखते हैं। तो रेट बराबर क्या लिखेंगे प्रेशर के टर्म में? तो डेल्टा चेंज इन प्रेशर ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम टी, यहां क्या लगाएंगे? माइनस, और जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको नीचे। क्यों लिखेंगे नीचे बताएं? क्योंकि सबका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता है, अलग अलग रेट से अपीयर और डिसअपीयर होता है, तो बराबर करने के लिए स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लिखते हैं। माइनस डेल्टा प्रेशर ऑफ बी बाई डेल्टा टी, और क्या लगा दें? बी बराबर डेल्टा प्रेशर ऑफ सी, डेल्टा सी इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी डी का बाई डी इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इफ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम चेंज इन प्रेशर। डेल्टा पी ए change in pressure of reactant A लिखिए जल्दी से। छोटा वाला ABCD स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, बाकी सब क्वेश्चन तो देख ही लिया था आप लोग, वही सब क्वेश्चन कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर पे लिखेगा।
बड़े बड़े अच्छा, इधर रिएक्टेंट लिख दिए जी, ये प्रोडक्ट है, सॉरी, चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी। रिएक्टेंट तो है नहीं, ऊपर में दिख रहा है प्रोडक्ट डी, है ना, लेकिन गलती तो हुआ। बस थोड़ा सा पिछले दिन वाला टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 2 × 10⁻³ ATM पर सेकेंड। यूनिट ही बदल सकते हैं, बाकी सब चीज तो सही है, वैसे ही रहेगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन N2 + 3H2 2NH। दूसरा सवाल भी एक दे दिए, मन किया। है ना, कल 15-20 सवाल बना के गए थे आप लोग। बोलिए आंसर, बोलिए आंसर। देखिए, सबसे पहले रेट लिखने के लिए बताएं, प्रेशर में यूनिट है ATM पर सेकेंड, तो प्रेशर चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? डेल्टा P नाइट्रोजन का बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा PH2 का बाई 3 × डेल्टा T बराबर डेल्टा P किसका? अमोनिया का NH3/2 × डेल्टा T। तो सवाल में रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ अमोनिया का। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए आपको बताए थे कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लेते, सीधा क्या लिखेंगे? डेल्टा P NH3 का बाई डेल्टा T।
जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब बताइए रेट बराबर क्या लिखना था, डेल्टा पी NH3 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। तो इसका वैल्यू तो पता ही है पूरा, तो क्या आंसर है 2 इंटू 10⁻³ बाई 2, 1 गुना 10⁻³ ATM पर सेकेंड। पिछले दिन तो तुम लोगों को कितना हल्का लग रहा था ये, फिर आज क्या हो गया पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना है बाबू, अरे बोलो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा पी H2 बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो यही है, कैलकुलेट हमें ये करना है। अब यहां से इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि माइनस PH2 बाई 2 इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा PNH3 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। क्या 3 होगा, H2 में 3 होगा, तो बोलो डेल्टा PH2 बाई डेल्टा टी बराबर उधर 3 हो जाएगा, 3/2 डेल्टा PNH3 बाई डेल्टा टी। तो ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, तो बराबर 3/2 गुना 2 इंटू 10⁻⁻, तो 2 से 2 कट गया, -3 ATM पर सेकेंड बना दीजिए। बना दिए क्या, बोलो समस्या बोलो, कोई दिक्कत है प्रेम भाई, क्या चल रहा है। इसलिए तो मोबाइल नहीं मिला था घर में, पापा इसलिए तो नहीं दिए थे मोबाइल, पूरा का पूरा इधर उधर हो गया। अपने आप के बारे में सोचोगे थोड़ा तब लगेगा कि पूरा इधर का उधर हो गया। मोबाइल सही में खरीदे थे हम पढ़ने ही के लिए, लेकिन पढ़ने के अलावा जितना काम है सब कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है। ये मोबाइल में रील देखते देखते भी इतना समझ में आता है सबको, लेकिन फिर भी चलता रहता है। वो ब्रेन और आई का ऐसा कॉम्बिनेशन है, और कोई कोई तो कान वाला भी ले लिया है, तो ब्रेन आई और ईयर हो ही गया। अब क्या बचा, अब वो रील में चूंकि ब्रेन को ग्लूकोज मिल रहा होता है, हमको भी मिल रहा होता है, हम भी बैठ के ऑफिस में वही करते रहते हैं। वो बहुत रोकना पड़ता है तब जाके वो क्वेश्चन पेपर बनता है। भाई क्या कर दिया, अब समय नहीं है, क्वेश्चन बनाना है।
ऐसा थोड़े कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। जब से ये डिजिटल मोड वाला आया तब से तो हम लोग को भी परेशान करके रखा है, कोई सब क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन बनाओ, लेकिन रील वहां हम लोगों को भी परेशान करता है, तो आपको कितना करता होगा। आपको तो कोई डिसिप्लिन ऑर्डर भी देने वाला नहीं है ना, तो लगे रहते समय बीत जाता है, पता नहीं चलता, पूरा बैकलॉग एक चैप्टर ही हो जाता है। जा ये दिमाग में बहुत खराब खराब केमिकल फ्लो करते रहता है। वो जब पढ़ने का बहुत इंटेंस मन करेगा तब लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा ही तो अब खत्म ही होने वाला है ना, केमिकल काइनेटिक्स को शुरू से पढ़ेंगे। और मतलब सवाल भी दिमाग खुद ही कर रहा है, जवाब भी उस सोच के रखा हुआ है, मतलब सिर्फ पढ़ने नहीं देना चाहता, बाकी सब कुछ करवाते रहेगा आपसे। तो थोड़ा सा इसको रोकना है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बिहार बोर्ड को आता है, मतलब बोर्ड ही में आता है, लिस्ट एनी 2 फैक्टर, कभी 3 फैक्टर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, तो पहला नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये तो बेसिक बात है ना जी, कि रिएक्शन का रेट तो डिफाइन सबके लिए होगा, तो अलग अलग सब्सटेंस का नेचर अलग अलग है, तो उसका रिएक्शन रेट भी अलग अलग होगा। जैसे एलिमेंट ही देख लो, पिछले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़े थे, लिकबा सरकाना मगल मंजन, तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में दिखा रहा है ना कि लिथियम जो है मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद पोटेशियम, वो दिखा रहा है ना कि सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम अनरिएक्टिव मेटल है, दैट इज द नेचर। तो पहला सब किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। कहने का मतलब यहां से यही एक लाइन है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब यहां पे सब्सटेंस लिख देंगे, जो भी कहने का मतलब है, एटम आयन मॉलिक्यूल जो भी हो, more reactive substance has higher rate of reaction, while less reactive substance has less rate of reaction। देखो इसको समझो, ये तो बिल्कुल अपने एक नया टॉपिक। दूसरा है ना, अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता था, पहला तो नेचर आ ही गया, ठीक है। जैसे कोई भी बात सबसे पहले तो आपके नेचर पे डिपेंड करता है, पढ़ा तो सबको रहे हैं लेकिन सीखिएगा कौन, सबसे पहला बात किस बात पर डिपेंड करेगा, ये आप नेचर किस कैसे हैं। सर एक बात के लिए बोले अब नहीं करेंगे, नहीं अरे सर क्या बोलेंगे, अरे तीसर का नेचर ऐसा भी उतर बोलते ही रहे, कोई बोलता ही, बात खत्म, नेचर पे डिपेंड करेगा। तो वही बात यहां भी लिखे, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, नेचर। दूसरा कंसंट्रेशन, हाँ टेम्परेचर भी, लेकिन उसको थोड़ा सा बाद में लिखेंगे।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस। देखो यहां पर लिखा जाएगा कि हायर द कंसंट्रेशन हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जनरली। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reacting substance। जनरली, चूंकि थोड़ा पावर ऊपर का चक्कर भी लगेगा, उस पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर चढ़ जाता है। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस। अभी अभी आप लोग पढ़े प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस भी, और एक से ज्यादा रिएक्टिंग सबस्टेंस होगा तो गैस में कौन सा चीज हो जाता है? पार्शियल प्रेशर हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to partial pressure। रिएक्टिंग सबस्टेंस यानी ज्यादा जिसका प्रेशर होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सिंबल लेकर के भी लिख सकते थे, पूरा लैंग्वेज ही लिख दिए। है ना? तो प्रेम को समझा रहे थे हम, नहीं करना है वो सब। नोटिफिकेशन का मामला बनता है, जानते हो कितना दिमाग को खराब करके रखा है नोटिफिकेशन। मतलब बिना नोटिफिकेशन दिए हुए लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है दुनिया में। नोटिफिकेशन दिया है तब लगता है हो रहा है, और नहीं है नोटिफिकेशन मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। हालांकि हमारे क्लास में बच्चा से मोबाइल नहीं देखता है, कम देखता है। तो कभी कभी तो लगता है देखता ही नहीं कोई, इस बात पे हम देखते रहते हैं, कोई देखता ही नहीं। कभी कभी शुरू हो जाता है तो हम शुरू हो जाते हैं। अब जितना देखा नहीं है वो उतना सुनना पड़ेगा। अब एक आध को उसमें नहीं सुनता है, मतलब इतना बात क्या है फिर भी नहीं सुनता है, तो रोज सुनता है फिर भी नहीं सुनता है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर। यही तो सिखा रहे थे हम, डिपेंड्स ऑन नेचर। पहला फैक्टर तो नेचर है, दूसरा कंसंट्रेशन, कितना ज्यादा है वो प्रेशर, कितना ज्यादा प्रेशर है उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसके अलावा दो तीन बात और बात है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो तीन और क्या बात है? हो गया, प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंस समझ गया, कंसंट्रेशन समझ गया, नेचर समझ गया, चौथी बात टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर
चौथा बात टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हाईली कह सकते हो, हाईली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाईली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है। मतलब ये ना कि ज्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है टेम्परेचर पे। जानते हो कितना? खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने से भी काम नहीं चलता है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना बढ़ जाता है। जस्ट 10 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाता है, कभी कभी 3 गुना भी हो जाता है, लेकिन जनरली हम लोग 2 गुना कहते हैं, है ना? इतना ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए लिख दिया हाईली डिपेंड्स ऑन। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन का? पहले से दोगुना हो जाएगा। इस बात को टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड लिखना जरूरी नहीं है, 10 यूनिट राइज इन टेम्परेचर। For every 10 unit rise in temperature, the rate of reaction of a chemical reaction just get double, और 2 times भी कह सकते हो डबल को। Sometime it may be 3 times, यानी ट्रिपल्ड और 3 टाइम। ऐसे ही एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ गया भाई, यूपीएससी में, कि फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन देखिए, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है और 2.5 भी दिया है, और एक भी होगा। अब यहाँ पे बच्चा जो पढ़ा है साइंस वो तो पढ़ा है ना कि डबल भी होता है, जनरली पढ़ा है डबल होता है, ट्रिपल हम लोग जानबूझ के मेंशन नहीं करते, छोड़ देते कि कंफ्यूज काहे को करें। लेकिन आज नहीं, 5 से 6 साल पहले ही पीसी में ये सब अलग, पीटी में, जीएस में। और ऑप्शन क्या टिक लगाए बच्चा? 2 लगाए कि 3 लगाए? तो सही ऑप्शन साइड के तरफ से आया 2.5, चूंकि एवरेज 2.5 है ना? एवरेज 2.5 हो गया ना, जब 2 भी होता और 3 भी होता। ऑप्शन में 2.5 लिखा हुआ है तो 2.5 करेक्ट कर दिया। यदि 2.5 नहीं होता, 2 और 3 होता तो क्या टिक करते? 2 ही टिक करते, 3 कभी टिक होने वाला ऐसे में नहीं है, क्योंकि वो कुछ रिएक्शन का, इतना सारा रिएक्शन होता है जिसमें कुछ रिएक्शन में रिपोर्टेड है कि ट्रिपल बी हो जाता है, लेकिन जनरली कितना होता है? 2। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन एट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई
rate of reaction at T डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन, at T plus 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना आएगा? इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम बता रहे हैं आपको 2। द रेशियो of rate of reaction at T plus 10 degree centigrade to that of T degree centigrade known as temperature coefficient। और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है रिएक्शन के लिए? क्या बोलिएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज 2 ही बोलिए आप, ये ऑफिशियली 2 ही है। अब ऑप्शन 2.5 आएगा तब ठीक होगा, है ना? तो चूंकि वो यूपीएससी था तो वहां पे 2.5, आपके ऑप्शंस में 2, 2.5, 3 आए तो हमने सिखा दिया हुआ है कि आप ऐसा करिएगा। लेकिन जनरली क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज 2 इन जनरल। ऐसे ही शब्दों में सामान्यतः 2, रेयरली 3, एवरेजली 2.5। और जिस दिन इस बात को समझेंगे ना कि आखिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से दोगुना क्यों हो जाता है, उसी दिन ये चैप्टर खत्म होगा। जवाब एट द लास्ट यही पढ़ना है, यही पढ़ के चैप्टर एंड पे जाएगा कि आखिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से एक रिएक्शन का रेट दोगुना क्यों हो जाता है ना? इस बात को समझना होगा और समझेंगे हम लोग, लेकिन वही दिन इस चैप्टर का एंड होगा। लिख दिया? क्या बात आया? 4 बात आया अभी तक, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाता है। 5वीं बात सरफेस एरिया, पार्टिकल का सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और क्या विचार है आपको सरफेस एरिया के बारे में? क्या विचार रखते हैं आप सरफेस एरिया के बारे में? कि कैसे डिपेंड करता होगा सरफेस एरिया पे, पूछने का मतलब ये न है। तो आप कहते हैं अच्छा विचार रखते हैं हम लोग। क्या
विचार कैसा रखते हैं आप सरफेस एरिया के बारे में? छोटा सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया छोड़िए, पार्टिकल साइज। सरफेस एरिया तो हटा दीजिए, उसमें मैथूत लग रहा होगा। पार्टिकल साइज बताइए ना, हम पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं। छोटा वाला पार्टिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऐसा ही विचार रखते होंगे। जितना छोटा पार्टिकल होता है ना, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम, आप समझ पा रहे हैं क्या? पांचवा, साइज ऑफ पार्टिकल, यानी रिएक्टेंट। पार्टिकल यहां पे रिएक्टेंट ही है। देखो क्या लिख रहे हैं, स्मॉलर द साइज। 10वां में पढ़ना था बहुत सारी बात, आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे। आयरन फिलिंग को HCl में डाला जाता था। लोहा का बुरादा HCl में डालते थे और पानी डालते थे तो कोरोजन जल्दी हो जाता था, आधे घंटे में। लोहा का रड लेके जाते, HCl डालते, कोरोजन दिख पाता आपको 6 महीना में होगा। लेकिन आयरन फिलिंग्स का कोरोजन आप देख लेते, आधे घंटे में 15 मिनट में हो जाता। उसी तरह से जिंक नहीं लेते थे आप, जिंक पाउडर लिखा रहता था किताब में, व्हेन जिंक पाउडर डिजॉल्व इन HCl। तो ये जिंक पाउडर आयरन फिलिंग क्यों लिया जाता था? स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ये मुश्किल करेगा। चूंकि एसर्शन रीजन का सवाल यही रहेगा बीच में लिखा हुआ, आपको लगेगा गलती कि भाई तो गलत लिखा हुआ है। स्मॉलर द पार्टिकल ग्रेटर द सरफेस एरिया कैसे होगा? स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर द सरफेस एरिया एंड हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पे ग्रेटर द सरफेस एरिया को समझिएगा। लाइए वो पेज फाड़ के दीजिए हमको। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर द सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि 1 मोल सबस्टांस है ये, लोहा का रड और लोहा का फिलिंग पाउडर, आयरन फिलिंग एक तरफ और लोहा का रड एक तरफ। तो मान लीजिए कि 1 मोल सबस्टांस है, 1 मोल जिंक है, तो 1 मोल जिंक का सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ये तो मैथ लगेगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी को छोटा करते हैं, इसी को यानी 1 मोल सबस्टांस को स्मॉलर पार्टिकल करते हैं। 1 मोल सबस्टांस को छोटा कर रहे हैं। जितना बार छोटा कर रहे होंगे ना, नया सरफेस जनरेट हो रहा होगा, नहीं? जितना बार छोटा कर रहे होंगे कुछ ना कुछ नया सरफेस जनरेट हो रहा होगा। जितना छोटा करते जाएंगे, अब कहेंगे वो पेज का सरफेस एरिया निकालिए और इतने पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालिए। आइए, जो फेस जनरेट हुआ वो नहीं बढ़ा क्या? ये जो बीच में, इसीलिए सरफेस एरिया हम कहे पहले की अच्छा रहने दो बाद में, है ना? ये जो नया नया सरफेस ही तो जनरेट हो रहा है, इसके सरफेस को नहीं कंसीडर करिएगा क्या? तो 1 मोल यदि हम छोटे छोटे पार्टिकल में कर दें तो उसके सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। 1 मोल रड, आयरन रड
और 1 मोल आयरन का पार्टिकल, फाइन पार्टिकल। सरफेस एरिया ज्यादा किसका हो जाएगा? वो फाइन पार्टिकल का। तो स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सर्सन रीजन का बहुत बढ़िया और घटिया सवाल है आपके लिए, जहां पे एक जगह पे स्मॉलर और एक जगह पे ग्रेटर समझना है। उसी के लिए ये पेज फाड़े आपके सामने, ताकि दिनों तक याद रखिए कि सर क्या बोले थे, है ना, कैसे बड़ा हो जाता है स्मॉलर। एगो पार्टिकल और कंपेरिजन में पूरा पेज का सरफेस एरिया कोई कहेगा कि ये बड़ा है? अरे कोई कहेगा क्या? लेकिन यहां पर तो 1 मोल, आधा मोल सब्सटेंस लेते ना हम लोग। तो आधा मोल को किस फॉर्म में ले रहे हैं? पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, या आधा मोल को रड के फॉर्म में ले रहे हैं? रड के फॉर्म में यदि आप लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा देर में आएगा, और यदि पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा। रेट लो जी, पैकेट में रख लेना, तुम्हारा ही पेज है। देखे क्या वजूद रहा वो पेज का, पहले तो कोई काम का था। आनी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या लिखें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कहीं पर ये लिखा रहेगा और कहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज लिखा रहेगा। ये दोनों बातें सही है, और सही कैसे है इसको समझने के लिए वो पेपर का एग्जाम्पल दिए, है ना। साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर, रेट ऑफ रिएक्शन कम। और इस बात को तो समझ लीजिए लैब में भी, है ना, लैब में भी सर यदि आपको एक रिएक्शन दिखाना चाह रहे हैं कि लो जी बच्चा देखो यहाँ जिंक या आयरन HCl में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पॉपअप साउंड आ रहा है, तो वो क्या प्रीफर करेंगे, लोहा या जिंक का पाउडर, कि कहेंगे कि खिड़कियां से कबाड़ के लोहा लाओ रिएक्शन कराते हैं? ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ, चलिए लिख दीजिए। 5वां हो गया ये, 5 फैक्टर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। 6ठा फैक्टर है जिस पे सारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? नहीं सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट है, बढ़े। हाँ हाँ, जो जिस रिएक्शन के होने में लाइट लगता है, सनलाइट, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो 6ठा, स्पेशली फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए 6th फैक्टर यानी किस बात पे डिपेंड करता है? तो सनलाइट या सिर्फ लाइट, और ये सिर्फ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। photochemical reaction, such reaction which occurs in the presence of
सनलाइट या फिर लाइट। यही करते हो, बाद में रोक के लिखते हो, बोलते ही काय हो। फोन किया करो, रात उत में फोन किया करो एक दूसरे को। हाँ, क्लासरूम में बात नहीं करना चाहिए, क्लासरूम में पढ़ना चाहिए। देखो, सनलाइट और लाइट, सनलाइट पर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन सनलाइट में भी तीन बातें होती। सनलाइट के कलर पे डिपेंड करता है। नहीं, सनलाइट में कलर होता ना, भी मतलब लाइट का टाइप होगा ना, VIBGYOR, येलो ऑरेंज रेड। तो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, यानी तीन बात पे डिपेंड करता है। लाइट, वेवलेंथ, वेवलेंथ को ही क्या बोलते हैं जी? कलर। लाइट, इंटेंसिटी, और तीसरा तुम लोग एक ही साथ नहीं लिखना, फंसेगा, लाइट ड्यूरेशन। नीट में सवाल आता है, बायोलॉजियों में आ जाता है, केमिस्ट्रियों में आ जाता है कि कौन से बात पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करता है। तो लाइट के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, कलर पे, लाइट के इंटेंसिटी पे, और लाइट के ड्यूरेशन पे। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल से बताना पड़ेगा। वेवलेंथ तो समझता ही है ना, वेवलेंथ मतलब कलर है ना, वेवलेंथ का मतलब ही कलर होता है। यदि वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम के करीब है, 3600 3700, तो समझिएगा वॉयलेट लाइट होगा। और यदि कलर 8000 एंगस्ट्रम के नजदीक है, यानी 7600 7800, तो 5700 में अपने आप ही दिखने लगेगा कि इधर होगा, है ना। 6000 में दिखेगा वो 8000 के तरफ होगा, तो येलो कलर के लिए सर बोल रहे हैं। नहीं, 6000 किसके तरफ होगा? बोला 8000 के तरफ होगा, बढ़ रहा है। तो ऐसे ही कलर को समझना है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जाने होंगे, C12 H22 ये वाला नहीं होता है, C6H12 क्या होता है जी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन? देखो कोई बता रहा है, 6CO2 12H2O, इससे बनता है C6 + 6O2 + 6H2O, है ना। यहां पे रहता है सनलाइट और क्लोरोफिल। अभी तो याद किया होगा तुम लोग। अब देखो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है जी। देखो एगो बच्चा का पहली बार देख रहे हैं, चाहे मैथ रहे, चाहे बायोलॉजी रहे, चाहे यूपीएससी रहे, चाहे आर्ट्स रहे, चाहे वो कॉमर्स रहे, ई रिएक्शन के बिना वो खा पी कैसे पा रहा है? यदि वो नहीं जान रहे तो खाने पीने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि इसी रिएक्शन से खाना बनता है। और उसके बाद हम लोग तो सिर्फ पकाते हैं, कोनो धान उगाते थोड़े, उगाते के खाते हैं, तो बना हुआ ही रहता है, उसको पका के खाते हैं। तो ये सब इसी रिएक्शन से होता है, इसलिए जानना चाहिए। सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस एक कलर में नहीं होता है। कौन से कलर में नहीं होता? तो ग्रीन वाले कलर में नहीं होता। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ना पहले बढ़ेगा,
पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, ऐसे नहीं। पहले बढ़ेगा मतलब वायलेट ब्लू में आके घट जाएगा, मतलब ग्रीन में आके ड्रॉप, और फिर इधर बढ़ जाएगा। ये हो गया वेवलेंथ, और ये हो गया आपका समझाना पड़ेगा। ये है ग्रीन, ये वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे बढ़ेगा मतलब। तो वेवलेंथ नीचे हो गया ना जी, और ऊपर हो गया रेड, है ना। तो ग्रीन वाले कलर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर गया कि ना कर गया। उसी तरह से लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब समझता है, और ग्रीन कलर में नहीं होता। ये बहुत समझने वाला कोई बात नहीं है जी, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ग्रीन कलर पौधे का इसलिए होता है कि वो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ग्रीन जब रिफ्लेक्ट होता है तो एब्जॉर्ब तो होता नहीं, तो उस कलर में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया। चलो जल्दी से लाइट वेवलेंथ लिख करके तो उतारो, छोटा करेंगे तभी ना कुछ लिखें। जल्दी से लिखो, तुम ही रोकोगे फिर। देखिए, ब्रेन ब्रेन है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि खुद सवाल ढूंढता, खुद आंसर देता है, और उस पर दिल उसको एग्री करता है कि ना यही ठीक है। और दोस्ती वाला गुण तो और भयानक है, दोस्तों से पूछ लेते हैं, और दोस्तों के दिमाग में वही चलता है कि जो उसको अच्छा लगेगा वही ना बोलेंगे। वो बोल दिया बुरा लग गया तो, इतना सब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी का। इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, जल्दी से फोटो बना दीजिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए ही लिखें। इंटेंसिटी एनर्जी है ये, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट की इंटेंसिटी। लाइट ड्यूरेशन वाला एक आदमी एग्जाम्पल बताओ, बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग। लाइट ड्यूरेशन का एग्जाम्पल, कि कैसे कौन सा रेट रिएक्शन का डिपेंड करता है ड्यूरेशन पर, लाइट ड्यूरेशन। प्लांट का ग्रोथ करता है, वो केमिकल रिएक्शन ही है, वो सही बताया है। और
हम सही है बता रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to light intensity in general, है ना। लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। लाइट ड्यूरेशन सब जगह पे काम नहीं आता, इसके एग्जाम्पल में फोटोग्राफी आ जाता है। सुना होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जब फोटोग्राफी होता था, वो शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाहिए। यदि लाइट्स जो है ना, वो फोटोग्राफिक फिल्म ब्लैक वाला ज्यादा एक्सपोज हो गया तो सब वाइट हो जाए। तो फोटोग्राफी जिसमें AgBr का इस्तेमाल होता है, यही टूट के Ag प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट होता है। इसको चाहिए शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। AgBr ये फोटोग्राफी वाला रिएक्शन है। AgBr टूट जाएगा Ag प्लस Br माइनस में, शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए उसको। छोटा करें, अलग से लिख दें, टॉपिक वो कंक्लूड हो जाएगा, इसलिए छोटा लिखें। बायोलॉजी में एक जो अभी ये बच्चा बताने की कोशिश कर रहा था हमको, उसको एक्चुअली में फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा समझना है, अभी के समय में फूलगोभी कम मिल रहा होगा, ठंडा के समय में फूलगोभी बहुत ही मिलेगा। अभी के समय में आम मिल रहा होगा, 3 महीने बाद 2 महीने बाद आम नहीं मिलेगा। आखिर ये फ्रूट्स का, वेजिटेबल का सीजन क्यों होता है? कभी सोचा इस बारे में कि सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल का क्या मतलब है? एक्चुअली में देर रेगुलेटेड, देयर सीड जर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि उसका सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, उसमें फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा। ज्योग्राफी में इसी वजह से कुछ फसल को बांटा गया है कि गर्मा, कभी तो ठंडा में होता है, कोई गर्मी में होता है, नहीं वो तो उसको कहते हैं पैडी और व्हीट अलग अलग सीजन में। तो यही तो फोटो पीरियोडिज्म है ना। दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब एक्सपोजर नहीं लिखल है, एक्सपोजर। तो तब से तुम पीछे वाले को लगाए हुए हो, उससे हमको आज बोलने का मन नहीं है, तो तुम उससे लगाए है काहे? तुम देख रहा है कि सर उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक्सपोजर हटा देते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन लो ऑफ सनलाइट और लाइट,
अब दिख गया होगा। फोटो पीरियोडिज्म में कौन कौन सा बात आ जाएगा, अभी बता रहे थे। सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। ऐसे नहीं अनपढ़ की तरह कि सब्जी वाला बोला है कि फूलगोभी इस समय नहीं मिलता है, तो जाके घरे में कह देंगे नहीं मिलता, फूलगोभी नहीं था। आपको समझना है कि इसलिए फूलगोभी नहीं मिलता है कि वो शॉर्ट डे प्लांट है। उसके सीड जर्मिनेशन के लिए सनलाइट कम से कम चाहिए होता है, और अभी के समय में सनलाइट भर भर के मिलता 5 बजे सुबह से, तो जर्मिनेट नहीं करेगा। हाँ, कभी रास्ता उस्ता में गाड़ी घोड़ा से जा रहे होते हैं आप, तब देखे होंगे एक तो घर बनाया रहता है तिरपाल का, ग्रीन ग्रीन कलर का। हाँ, नहीं ग्रीन हाउस नहीं कहते उसको, वो सीड जर्मिनेशन का प्लांट होता है। एक्चुअली में वो सनलाइट के एक्सपोजर को कट ऑफ कर देता है और उससे सीड जर्मिनेट करवाता है ना। मतलब कि वो सिक्योर जर्मिनेशन हो रहा है, जहां सनलाइट को कट ऑफ कर दिया जा रहा है, उतना ही देर उस पर लाइट पड़ेगा जितना उसको चाहिए, डिफ्यूज्ड अमाउंट में, तब जाके सीड जर्मिनेट होगा। वही वाला फूलगोभी अभी भी कभी कहीं दिखता है, वही इकोनॉमिकल वैल्यू के वजह से उतना मेहनत किया रहता है उस पर कि तिरपाल लगा के सीड जर्मिनेट कर रहे हैं। ऐसे तो सब तो आदमी का घरों खुले में है, लेकिन वहां सीड जर्मिनेशन के लिए ये सब चाहिए होता है। तो ये फोटो पीरियोडिज्म हमारे केमिस्ट्री से हम ये कहना चाह रहे थे कि ये 3 बात पे डिपेंड करता है, इसको मना मत कीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये तीनों बात पे डिपेंड करता है, बाकी अलग अलग जगह पे पढ़ना है। एक तो फोटो लाइट इंटेंसिटी का भी ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे कहीं पे देख लीजिएगा, छूट जा रहा है। फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा कब होता है? सबसे ज्यादा होता है 12 बजे, और सबसे कम सुबह में। अरे अब अभी तो 5-6 बजे से होने लगता होगा, मतलब सुबह में कम रहता है, कहने का मतलब यही ना है। अभी तो सुबह 5-6 बजे से इसको खाली हम 12 बजे लिखते हैं, बाकी उधर सातूत ना लिखेंगे। 12 AM पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है। चूंकि 12 क्यों लिखे हैं, चूंकि ज्योग्राफी में लिखा रहता है कि सबसे नजदीक में सन भगवान 12 बजे ही रहते हैं, इसलिए 12 बजे सबसे ज्यादा। तो ये क्या बता रहा है, लाइट की इंटेंसिटी। यहां पे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा क्यों दिखा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। तो कभी ग्राफ व्राफ भी बना करके ये सब दे तो ये सब आसान है, एक बार बता दिए हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इतनी बातों पे डिपेंड करता भाई।